नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में, जिसे कि हिंदी में लैंगिक रूढ़िवादिता के नाम से भी जाना जाता है या फिर लिंग स्टीरियोटाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कि लैंगिक रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है। तो इसका मतलब ये है कि लिंग के आधार पर जो समाज में लिंग के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का जो ये भेदभाव होता है या उनके लिंग के आधार पर जो व्यवहार निर्धारित कर दिए जाते हैं समाज के द्वारा, तो ये क्या होती है, लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जेंडर शब्द प्रायः समाज में जैविक रूप से भिन्न स्त्री, पुरुष, उभयलिंगी और अन्य लोगों का सामाजिक संबोधन है। जेंडर से संबंधित अवधारणा से तात्पर्य एक व्यक्ति के जैविक लिंग और समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता यानी कि जेंडर आइडेंटिटी के बोधन के बीच के जटिल संबंधों से है। यानी कि किसी लिंग का समाज में उसकी क्या पहचान है, तो जो उनमें क्या संबंध है, यानी कि किस लिंग से बिलोंग करते हैं, लड़का है तो उसकी पहचान क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसका व्यवहार क्या है। एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण यानी कि जेंडर एक्सप्रेशन उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं यानी कि जेंडर रोल से जुड़ी होती हैं। इसको थोड़ा सा और इजी करके बताना चाहूँगी कि व्यवहार क्या है। मतलब कि जैसे बचपन से ही ये दिमाग में फीड कर दिया जाता है बच्चों के, जैसे कि लड़का है तो उसके दिमाग में शुरू से ही फीड कर दिया जाता है कि वो लड़का है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रो सकती हैं क्योंकि लड़कियां भावुक होती हैं। तो ये क्या है, ये पहले से ही बचपन से ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि हमें लिंग के आधार पर किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये तो पर गलत है ना, क्योंकि अगर लड़कियां रो सकती हैं तो क्या लड़कों को दुख नहीं होता, क्या लड़के रो नहीं सकते? तो ये क्या है, ये हमारा शुरू से ही भेदभाव किया जाता है कि लोगों ने क्या कर दिया, समाज में पहले से ही लिंग का निर्धारण कर दिया है कि भाई अगर लड़के हैं तो उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है, लड़की है तो उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है। उनकी भूमिकाएं क्या है, यानी कि जैसे लड़का है तो समाज ने क्या निर्धारित कर दिया कि लड़के क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, और लड़कियां क्या करेंगी, घर का काम संभालेंगी। तो ये क्या है, ये पहले से समाज ने क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। लेकिन ये क्या है, वही चीज़ है कि जेंडर रोल है जो समाज ने निर्धारित कर लिया कि लड़के क्या काम करेंगे, लड़की क्या काम करेंगी, किस प्रकार का उन्हें व्यवहार रखना है, उनकी क्या पहचान है। तो ये हमारे समाज ने निर्धारित कर लिया। फिर है, भारतीय परिवारों में स्त्री पुरुषों के रूप में बड़े होने के अनुभव अधिकांशतः भिन्न होते हैं। प्रायः परिवारों में व्यवहार भूमिकाओं व कार्यों को लेकर के लड़का और एक लड़की होने का एहसास और अनुभव दोनों भिन्न होते हैं। यानी कि हमारे भारतीय परिवारों में देखा जाता है कि बच्चा जब छोटा सा ही होता है तो छोटे से ही बच्चे को बहुत सारी चीज़ें जैसे सिखा देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे व्यवहार करना है। सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी होता है कि अगर लड़कों को कुछ इंटरेस्ट आता है जैसे डॉल्स के साथ खेलने में, तो उनको पहले डांट दिया जाता है कि तू लड़का होकर के ऐसी चीज़ें खेल रहा है, लड़कियों से खेल रहा है, कि लड़कियों के खेलने की चीज़ें हैं। मतलब हमारे भारतीय परिवारों में क्या होता है कि बचपन से ही उनके लिंग के आधार पर उनके अंदर एक बस फीड कर दिया जाता है कि तुम्हें किस प्रकार का व्यवहार करना है, तुम्हें कैसे काम करने हैं, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे भारतीय परिवारों में देखी जाती हैं ज़्यादातर। तो ये चीज़ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जेंडर आधारित अस्मिता का निर्माण प्रायः परिवारों में जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। वही कि जेंडर अस्मिता यानी कि जेंडर आइडेंटिटी, कि भाई तुम लड़का हो तो तुम्हें कैसा काम करना है, कैसा व्यवहार करना है, लड़की हो तो तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, कैसे काम करना है। इस शुरुआत में एक नवजन्मा या जन्मी शिशु को सर्वप्रथम यह बोध कराया जाता है कि वह लड़की है या अन्य लड़के व अन्य होने का यह बोध परिवार की दैनिक क्रियाओं में कई स्तरों पर शामिल होता है, जैसे कि घर में किए जाने वाले कार्यों का विभाजन, जिम्मेदारियां व शिक्षा आदि। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे
शुरू से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि आप लड़के हो, आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जैसे अगर कोई लड़का है, अगर वो घर का कुछ काम कर रहा है, छोटा मोटा सा कुछ काम कर रहा है, तो शुरू से उसको डांट देंगे, अरे हट तुम यहाँ से, कि ये लड़की का काम है, तू मत कर, तो लड़का होकर के ऐसा काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये समाज में पहले से बचपन से उनके अंदर धारणा डाल दी है कि भाई वो लड़का है तो ऐसे काम नहीं करेगा, लड़की है तो भाई तू घर के काम कर, तुझे सीखना है। और वो एक डायलॉग होता है ना पेरेंट्स का कि तू लड़की है, आगे चल के तुझे ससुराल जाना है, अच्छे से सारे काम सीखो, नहीं तो तुम हमारा नाम डुबो दोगी। मतलब अब तो खैर ऐसा नहीं होता हर जगह पे, लेकिन जैसे कहीं ना कुछ परिवारों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि इस तरह से संबोधित किया जाता है लड़कियों को कि अच्छे से काम सीखो, तुम्हें ससुराल जाना है, तुम अपने सास को अ, ऐसे काम करोगी तो तुम बातें सुनोगी, हमारा नाम डुबोगी कि हमने कुछ नहीं सिखाया है। तो ये जो गलत धारणा है, ये बच्चों के अंदर पहले से ही माँ बाप डाल देते हैं। लड़कों को जैसे बोल दिया जाता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे, या लड़कियों को बोल देते हैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें कितनी एजुकेशन लेनी है, कितना तुम्हें पढ़ना है। तो ये सब क्या होता है, ये सब उनके लिंग के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, इस शुरुआत में एक हाँ ये पढ़ लिया हमने। फिर आता है भारतीय संदर्भों में परिवार की अवधारणा में एक प्रकार का व्यवस्थागत वर्चस्व कायम रहता है, वह है पितृसत्ता। कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय समाज की विशेषता है पितृसत्ता। मतलब जहाँ पर केवल पितृसत्ता होती है, मतलब ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। कि जैसे बोला जाता है कि भाई घर का बड़ा लड़का है तो वो उस पे सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वही घर का मुखिया होता है, जो वो निर्णय लेगा सबको वो चीज़ मानना पड़ता है। आगे चल के उनका बेटा जो होता है वो संभालता है चीज़ों को। तो पितृसत्ता होती है, मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती है। तो ये भारतीय समाज की विशेषता है पितृसत्ता। फिर इस विद्यमान पितृसत्ता में लड़के और लड़की का बचपन समान नहीं होता, और असमानता की यह प्रक्रिया भाषागत संबोधनों से लेकर के उठने बैठने, आचार विचार, व्यवहार, पहनावा, कामकाज और कार्य क्षेत्र तक फैली होती है। आपने ये खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे अगर आप कैसा भी व्यवहार कर देते हो तो आपके पेरेंट्स आपको डांट देते हैं, कैसे चल रहा है या कैसे चल रही है, कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, ज़्यादा तेज़ मत बोलो, तेज़ आवाज़ में मत बोलो, धीरे बोलो। मतलब अगर आप किसी एक ही बच्चे को डांट रहे हो उसके लिंग के आधार पर बार बार इस तरह से संबोधित करके, तू लड़का है तू ऐसे कर रहा है, या तू लड़की है तू ऐसे कर रही है काम, तो अगर आप किसी को बार बार ऐसे कहोगे तो ये क्या है, ये इसी को हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे, या जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहेंगे। भारतीय समाज में भूमिका निर्धारण के संदर्भ में पुरुष के कार्य और स्त्रियों के कार्य में भेद किया जाता है। गृहस्थी के प्रबंधन का काम निरपवाद रूप से स्त्री के क्षेत्र में आता है कि भाई पुरुष का काम क्या है कि वो पैसा कमा के लाए, और फीमेल्स का काम क्या है वो घर के कामकाज संभाले, घर को संभाले। पुरुष यदि इनमें से कोई काम करते हैं तो उनका उपहास किया जाता है। पुरुष यह काम तभी कर सकते हैं यदि पत्नी घर पर ना हो, या यदि अस्वस्थ हो, तथा उसका काम संभालने वाली कोई अन्य स्त्री घर में ना हो। आपने देखा होगा कि वैसे तो जो मेल्स होते हैं जल्दी वो घर का काम करते ही नहीं है, और कभी कर भी लेते हैं तो कब करते हैं, जब घर में उनकी वाइफ नहीं है, या घर पे कोई भी लेडी नहीं है ना, या फिर वो बहुत बीमार है उनकी वाइफ्स, तो या उनकी मदर बहुत बीमार है, तो तब जाके वो कुछ काम करते हैं घर का, वरना वो नहीं करते हैं। तो तभी करते हैं अगर वो ऐसा कुछ काम करते हैं कि हाँ मतलब फीमेल भी काम कर रही है और मेल भी काम कर रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं मजाक बनाने लग जाते हैं, उपहास करते हैं कि भाई तो लड़का है, भाई तो ये काम कर रहा है। लेकिन ये तो गलत धारणा है ना कि भाई जब सब खा रहे हो, खाना सब खाते हो, तो केवल ऐसे ही क्यों है कि लड़कियां ही घर का काम संभालें, लड़के क्यों नहीं कर सकते, या लड़के जॉब कर सकते हैं तो क्या लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये समाज में ही हमारी जो विचारधारा, ये रूढ़िवादी विचारधारा ही समाज में है, और यही जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को जन्म देती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। यह धारणा इतनी गहरी जमी हुई है कि व्यवसायों में कार्यरत तथा पूर्णकालिक सेवारत स्त्रियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसके अतिरिक्त गृहस्थी के कामकाज भी देखती रहे। मतलब अगर मेल काम कर रहा है, वो बाहर जा रहा है जॉब करने, पैसा कमा रहा है, तो उससे क्या है कि भाई वो पैसा कमा रहा है, वो क्यों करेगा घर का काम, घर के काम तुम करो। लेकिन अगर लड़की पैसा कमा रही है तो उससे ये
आशा रखते हैं कि भाई वो बाहर भी कमाने जा रही है तो वो घर का काम भी संभाल लिया, बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी अपनी चॉइस है, घर का भी तुम्हें ही काम देखना है और तुम्हें अगर जॉब करनी है तो तुम्हारा चॉइस है, तुम बाहर भी करो और घर भी संभालो। तो मतलब लड़कों से इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता जितना लड़कियों से किया जाता है कि अगर वो बाहर काम कर रही हैं तो उन्हें घर का काम भी संभालना है। जेंडर अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही उसके सामाजिक, सांस्कृतिक व परिवेश में शुरू हो जाती है, जहाँ कुछ तय मानव व पैटर्न होते हैं जिनके अनुसार एक बच्चे का लालन पालन होता है। यदि इन तय मानकों व पैटर्न के भीतर किए जाने वाले विशेष व्यवहार की सूची बनाएं, जो संभवतः नीचे दिए गए उदाहरणों की एक सूची बन सकती है। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखेंगे। तो देखिए, लड़कों से संबंधित जो ये प्रचलित संबोधन व पूर्वाग्रह हैं, तो पहले हम बात करेंगे लड़कों की। तो लड़कों के लिए क्या बोला जाता है कि लड़के बलवान होते हैं, और लड़कियों के लिए क्या कहते हैं कि लड़कियां कोमल व मृदु होती हैं। कि मतलब लड़कियां कैसे होती हैं, लड़कियां ताकतवर नहीं होती हैं, बस वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, और ऐसी होती हैं। मतलब तो ऐसा तो नहीं होता भाई, लड़के बलवान होते हैं तो लड़कियां भी होती हैं। आपने इतने रेसलर्स देखे होंगे, और जो इतना वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो क्या लड़कियां नहीं करती हैं वो? तो ये एक गलत पॉइंट है। मतलब जो ये समाज में जो ये चीज़ें धारणा बनी हुई हैं उसके बारे में दिया है कि लड़कों के लिए क्या सोचा जाता है और लड़कियों के लिए क्या सोचा जाता है। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रो सकती हैं भाई, फीलिंग्स है, फीलिंग्स तो अंदर से आती है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ, कोई भी रो सकता है, किसी को भी रोना सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि भाई उसको रोना आ रहा है तो वो अपने आप को कंट्रोल में रखे। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है भाई। लड़कियां रो सकती हैं तो लड़की भी तो रो सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि लड़कों को रोना आ रहा है तो बस वो अपने दिल में बस दर्द को छुपा के बैठे रहें, और जो लड़कियां हैं केवल वही बोल सकती हैं, मतलब रो सकती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये धारणा हमारे समाज में बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां रो सकती हैं। भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और लड़कियां भावुक होती हैं। जैसे कि सब समाज के जो लोग हैं वो सबके मन में घुसे हुए हैं कि भाई लड़का है तो ये इसके अंदर कोई भावनात्मक रूप से मतलब मजबूत होते हैं लड़के। क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं? क्या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या उनको दुख नहीं होता? तो लेकिन ये हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि भावनात्मक रूप से लड़के मजबूत होते हैं और लड़कियां भावुक होती हैं। माना कि लड़कियां भावुक होती हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट नेचर की होती हैं, बहुत जल्दी एकदम से रो जाती हैं। लड़कों को इतना नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि समाज ने क्या किया है, शुरू से ही उसको इस तरह से बोला है कि भाई तुम लड़के हो तो तुम रोगे नहीं। लेकिन कई बार देखा जाता है लड़के भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो भी रो जाते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा मानना ये है कि जो आपके अंदर फीलिंग्स है, अगर आपको हर्ट फील हो रहा है तो आप भाई रोइए, आप किसी समाज के कहने पर मत जाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लड़के जोर से हंस सकते हैं, लड़कियां जोर से नहीं हंस सकती हैं, उन्हें मुस्कुराना चाहिए। मतलब चाहे कितनी भी हंसी आ रही हो तो हंसी को दबा के रखो मन में है ना। मतलब लड़के जोर से हंस सकते हैं लेकिन लड़कियां जोर से नहीं हंस सकती, ये धारणा हमारे समाज में है जो नहीं होनी चाहिए। भाई हंसना आ रहा है तो हंसना तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन जो समाज ने धारणा बनाई हुई है कि लड़के ज़ोर से हंस सकते हैं और लड़कियां ज़ोर से नहीं हंस सकती हैं, और डांट देते हैं अगर लड़कियां हंसती भी ना, अरे कैसे हंस रही है ये, चुप हो, धीरे बोल या धीरे हंस, इतना खुल के मत हंसो। तो मतलब हंसने में भी पाबंदी लगा दी समाज ने। फिर है, लड़के घर के कामकाज नहीं करते, घर के कामकाज लड़कियां करती हैं। हाँ भाई, पैदा ही इसलिए हुई थी कि घर के कामकाज वही संभालेंगी। मतलब एक ठप्पा लगा हुआ है लड़कियों पे कि घर के कामकाज वही संभालेंगी। लेकिन देखिए, ये कोई चीज़ नेगेटिव सोचने की नहीं है। अब तो हमारे समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन अब भी समाज में कहीं ना कहीं बहुत अभी मतलब पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी समाज में जो ये लैंगिक रूढ़िवादिता है ये अभी भी देखी जाती है। फिर है, लड़के खेल कूद कर सकते हैं, वह उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कियां भी आज आप देख रहे हो भाई, इतने अच्छे अच्छे हैं हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी अच्छा खेलते हैं। आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि लड़के ही खेल सकते हैं या लड़कियां ही खेल सकती हैं, ठीक है। तो लड़के और लड़कियां दोनों ही खेल कूद करते हैं। फिर एक पॉइंट है कि कला व गृह विज्ञान की पढ़ाई लड़कियां करेंगी। मतलब वो होता है ना कि भाई लड़के नहीं लेंगे, जो हमारी होम साइंस होती है ना कि हाँ, तो वो लड़के नहीं लेंगे, वो लड़कियां ही लेंगी। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है लड़कियों के बारे में। फिर है, लड़के गुलाबी रंग के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। जैसे होता है मतलब कहीं पे कि जैसे पिंक अगर लड़के को पसंद आ रहा है तो क्या बोलता है, अरे लो लड़कियों वाला कलर है, ये क्यों पहन रहा है? भाई उसकी अपनी चॉइस है।
तो लड़का क्या अपनी चॉइस का कुछ कपड़े भी नहीं पहन सकता? तो ये चॉइस होती है ना उसकी तो अपनी, लेकिन फिर भी समाज में अरे ये पिंक कलर क्यों ले रहा है, ये तो लड़कियों के वाले कलर्स हैं। उन्हें खिलौनों में बंदूक, साइकिल आदि पसंद होते हैं। तो भाई उसकी मर्जी है, उसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो उसी से तो खेलना पसंद करेगा, है ना। लड़कियां गुड़ियां जैसे खिलौनों को पसंद करती है, अब ज़रूरी तो नहीं है, पर क्या है ना कि शुरू से क्या होता है कि भाई लड़कों को खिलौने ऐसे दिए जाते हैं, लड़कों को बस डॉल्स दे दिया, किचन सेट दे दिया, और लड़कों को वही कि कुछ वो कुछ गाड़ियाँ दे दी खेलने के लिए, कुछ बंदूक दे दी या कुछ अलग सी चीज़ें दे दी खेलने के लिए। तो क्या है, उनके लिंग के आधार पर तो हम भेदभाव करते हैं। फिर लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लड़कियां पराया धन होती है। ये तो भाई समाज में शुरू से मैं धारणा देखती हूँ कि लड़के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। लड़कियां इतना कैपेबल हैं तो भाई वो करती हैं अपने पेरेंट्स का, और लड़के भी करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लड़के बेकार होते हैं या सभी लड़कियां बेकार होती हैं। भाई जो कैपेबल होते हैं, जो कर सकते हैं, हर इंसान बुरा नहीं होता। कहने का मतलब यही होता है, लड़कियां भी कर सकती हैं, अपने माँ बाप का देखभाल कर सकती हैं, और लड़के भी कर सकते हैं। बुढ़ापे का सहारा लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही करते हैं। फिर है, लड़के गणित, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई करते हैं, लड़कियां साफ सफाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम करती हैं। मतलब ये जो पूर्वाग्रह हैं ये लड़के और लड़कियों से संबंधित पूर्वाग्रह हैं। फिर है, लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक लिंग का हो, अपितु लैंगिक समानता का सीधा सा अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, दायित्व तथा रोजगार के अवसरों के परिप्रेक्ष्य में है। मतलब ये है कि लैंगिक समानता का मतलब ये नहीं है कि आप समानता तभी देंगे जब वो केवल, या तो केवल आप लड़कियों को ही समानता दो, मतलब लड़कियों को ही क्यों ज़्यादा करो या लड़कों को ही ज़्यादा करो, ऐसा नहीं है। मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, सबको समाज में समान अधिकार मिलना चाहिए सब चीज़ों के, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे कोई भी अधिकार हो, कोई भी राइट हो, तो लड़के और लड़कियों दोनों को मिलने चाहिए। फिर इसी तथ्य के मद्देनज़र सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसे भारत सहित 193 देशों ने स्वीकार किया। इन लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता के विषय को भी शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि हमारे समाज के विकास के लिए लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं। लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन और कार्यालयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत संस्थानों, परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। मतलब ये नहीं कि आपने बस पोस्टर लगा दिए, दिखा दिया कि जेंडर जो ये है कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, बस पोस्टर लगाने से नहीं होगा, ठीक है। या फिर जो आपने कुछ कार्यक्रम चला दिए ये जागरूकता के बारे में कि बस ये हो गई लैंगिक समानता, केवल बोलने से नहीं होता या पोस्टर चिपकाने से नहीं होता, बल्कि हमें अपने परिवार में ये चेंजेस लाने हैं, अपने समाज में ये चेंजेस लाने हैं। और ये चेंजेस कहाँ से शुरू होते हैं? ये हमारे अपने परिवार से शुरू होते हैं। आप समाज को तभी बदल सकते हो जब आप खुद अपने परिवार में आपके ये बदलाव आएगा, तभी आप दूसरों को बदल सकते हो, जब आप अपने आप में बदलाव लाएंगे। फिर है, लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कारणों से भी जुड़ा है। फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना, मातृत्व अवकाश के जो कानूनी सरकार क्षेत्र में लागू हैं उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्र में भी सख्ती से लागू करना होगा। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयासों से ही भारत को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। तो बस ये था हमारा आज का लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में था। आई होप ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं समझने के लिए हेल्पफुल हो। और जो इसका नोट्स का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।